नमस्कार, चुनाव क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, 25 मई को 14 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की ये 14 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश की ये सीटें हैं। इन सीटों में से बीजेपी ने 2019 में से 19 में 14 में से 9 सीटें जीती थी। 4 सीटें बीएसपी को मिली थी और 1 सीट भी सपा के खाते में गई थी। ये तब था जब पूरे देश में पुलवामा, बालाकोट की आंधी चल रही थी। लेकिन इस बार ना राष्ट्रवाद है, ना हिंदुत्व है और ना ही मोदी का वैसा प्रभाव। इसलिए थोड़ा मामला खुल गया है, चुनाव खुल गया है और बहुत सारी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस बार संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ की हवा चल रही है। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक लामबंद हो गए हैं, इसलिए बीजेपी की मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन ध्यान रहे कि 2019 में सपा बीएसपी एक साथ थे और इस बार वे दोनों अलग-अलग लड़ रहे हैं। इस त्रिकोणीय लड़ाई का क्या नतीजा होगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है। आज के कार्यक्रम में हम आंकने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी कितनी सीटें बचाने की स्थिति में है और इंडिया गठबंधन कहां-कहां फायदा उठा सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस हैं, जो कि लगातार इन इलाकों में घूम रहे हैं और जमीन को परखने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां कौन-सी हवा, कौन-सी लहर चल रही है। सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सीधा सा सवाल पहला मेरा ये छठा चरण बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? 9 सीटें उसके पास थी। अभी जो माहौल बना है, उसमें से कितनी सीटें ये बचा पाने की स्थिति में या अपनी टैली को और आगे भी बढ़ा सकती है क्या? देखिए, जैसा कि पिछला चुनाव 2019 का जो कि पुलवामा के रथ पर सवार होकर लड़ा गया था और भारतीय जनता पार्टी को बेहतरीन सफलता उत्तर प्रदेश में मिली थी, उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए छठा चरण बहुत ही मुश्किल चरण साबित हुआ था। छठे चरण की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने खोई थी और इस बार स्थिति पिछली बार के मुकाबले और ज्यादा दुरूह भारतीय जनता पार्टी के सामने दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले बात करें जो इन सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार खोया था, उन सीटों पर स्थिति क्या है? तो वो सीटें जौनपुर, अंबेडकर नगर, लालगंज, श्रावस्ती और एक सीट अ, आजमगढ़। जी। अब इन सीटों में एक जो मुझे दिखता है कि लालगंज सीट ऐसी है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी शायद थोड़ी बेहतर स्थिति पिछली बार के मुकाबले थोड़ी सी, यानी कि वो एक कड़ी टक्कर लालगंज लालगंज में। सीट बीएसपी ने जीती थी। इस जी, बार टक्कर बीजेपी और बीएसपी की ही हो रही है या बीजेपी नहीं, और सपा की हो रही है? बीजेपी और सपा की हो रही है। और लेकिन उस एक सीट के इतर अगर आप देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार जहां पर बहुत कड़ा संघर्ष की स्थिति है, वो सीटें सुल्तानपुर जहां मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, संत कबीर नगर जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी को टिकट दिया है, हालांकि सिंबल जो है वो अपना रखा है। इसके अलावा डुमरियागंज जो सीट भारतीय जनता पार्टी पिछली बार वहां जयदम्का पाल जीते थे, और बस्ती सीट जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के पदाधिकारी हरीश द्विवेदी चुनाव थे। ये सीटें वो हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जी। सुल्तानपुर जहां से पिछली बार मेनका गांधी मात्र 14,000 वोट से जीती थी, इस बार ऐसा लग रहा था कि मेनका गांधी के लिए स्थिति थोड़ी आसान होगी। 5 सालों में मेनका गांधी की सहजता, मेनका गांधी के लोगों के बीच में जो आना जाना रहा है उसके चलते, लेकिन सुल्तानपुर में पहले तो दिक्कत पैदा की बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देकर। बहुजन समाज पार्टी ने कुर्मी बिरादरी का प्रत्याशी दिया। ये वो बिरादरी है जो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती रही है, वोट करती रही है। इसके बाद पिछली बार मेनका गांधी से महज 14,000 वोट से हारे हुए चंद्रभद्र सिंह और सोनू सिंह, उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, उसमें शामिल हो गए और उन्होंने उनको समर्थन दे दिया। समाजवादी पार्टी ने यहाँ निषाद बिरादरी का कैंडिडेट उतारा है। अब आप देखें कि जिस तरह से कुर्मियों में नाराजगी भी है, जिस तरह से निषाद बिरादरी समाजवादी पार्टी के पक्ष में काफी हिस्सा उनका दिखाई देता है, जिस तरह से पिछले सपा प्रत्याशी बसपा प्रत्याशी चंद्रभद्र सिंह और सोनू सिंह का उनके पक्ष में आना है। इसके अलावा वहाँ यादवों और अल्पसंख्यकों की जो
तादाद है उसको देखते हुए एक बार फिर मेनका गांधी सुल्तानपुर की सीट पर मुश्किल में पड़ी हुई दिखती हैं। उनके सामने कड़े संघर्ष की स्थिति है। मछली शहर में मैं था और एक दिन मैं आपके कार्यक्रम में जुड़ा भी था मछली शहर से, एक गांव से। वहां की स्थिति ये है कि कैंडिडेट को लेकर इतनी जबरदस्त नाराजगी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में आने वाले लोग खुलेआम कहते हैं कि हम इस कैंडिडेट की नाराजगी की वजह से आपको वोट नहीं कर सकेंगे। तो मछली शहर की स्थिति ये है। इसके अलावा आजमगढ़ में इस बार धर्मेंद्र यादव एक उपचुनाव जरूर हार गए थे, वो बहुत मामूली वोटों से, 7-8 हजार वोटों से। इस बार उनकी स्थिति ठीक ठाक है। अम्बेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो पिछली बार बसपा से चुनाव जीते थे वो हैं रितेश पांडे। उनके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने एक ब्राह्मण प्रत्याशी उतारकर उनकी राह मुश्किल कर दी है। वहां से एक कद्दावर नेता हैं, कुर्मी समुदाय से आते हैं, लालजी वर्मा, जो काशीराम मायावती के साथी रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये स्थिति वहां पे है। संत कबीर नगर में जो निषाद पार्टी के संजय निषाद हैं, उनके बेटे के खिलाफ बड़ा जबरदस्त माहौल है। उन पर हमला तक हुआ वहां पर, डॉक्टर संजय निषाद पर। वहां डुमरियागंज में भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल के खिलाफ कुशल तिवारी एक प्रत्याशी दिया गया है। वहां पर ब्राह्मणों और अल्पसंख्यकों की जो तादाद है उसको देखते हुए पाल साहब के लिए स्थिति खराब है। बस्ती में भारतीय जनता पार्टी ने हरीश द्विवेदी को मैदान में उतारा है। उनके सामने समाजवादी पार्टी ने कुर्मी समुदाय के प्रभावशाली नेता रामप्रसाद चौधरी को उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए हुए एक दयाशंकर मिश्रा को टिकट दिया था, बाद में काट दिया, लेकिन वो आप समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं और वो कस्में खा रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को सफल देंगे। तो कुल मिलाकर ये जो चरण है इसमें 2-3 चीजें इंडिया गठबंधन ने बड़ी मार्के की है। एक तो पूरे इस चरण का जो चुनाव है, यहाँ पर यादवों के साथ अन्य पिछड़ी जातियों की भी तादाद हर सीट पर ठीक ठाक तादाद में है और वो चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में है। इंडिया गठबंधन की ओर से केवल एक यादव प्रत्याशी आजमगढ़ में उतारा गया है। बाकी सभी जगह उसने इस तरह से पिछड़ी जातियों का एक गुलदस्ता सजाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब उस सीट पर तो मुसीबत डाल रहे हैं, बगल की सीट तक पे उसका प्रभाव जा रहा है। जैसे कि बड़ी तादाद में कुर्मियों को टिकट दिया, निषाद को टिकट दिया, मौर्य कम्युनिटी को, जो कोयली समुदाय है उसको टिकट दिए। ये तीनों इस क्षेत्र में ठीक ठाक प्रभाव रखने वाली जातियां हैं गैर यादव पिछड़ी जातियों में। इसके साथ हर सीट पर यहाँ अल्पसंख्यक वोटों की जो तादाद है वो न्यूनतम 2 लाख से अधिकतम 5 लाख तक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा हर सीट पर यादवों की तादाद 1 से लाख न्यूनतम है और अधिकतम 3.5-4 लाख है, जो कि आजमगढ़ वगैरह में। ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है इंडिया गठबंधन ने, उसने भारतीय जनता पार्टी को मुसीबत में डाला है अधिकांश सीटों पर, ये मुझे दिख रहा है। और एक स्थिति और बड़ी रोचक है। बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे मुफीद चरण साबित हुआ था 2019 के चुनाव में, ये छठा चरण, जहां पर उसने बहुत सारी सीटें जीती थी। इस बार स्थिति यह है कि बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में अपने को प्रासंगिक रखने के लिए संघर्ष करते हुए दिख रही है। कहा बहुजन समाज पार्टी करीब करीब हर सीटों पर, और इससे पहले भी 2014 में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन करीब करीब हर सीट पर उसने बहुत तगड़ा मुकाबला किया था। लेकिन इस बार की स्थिति ऐसी है कि बहुजन समाज पार्टी अपना, जैसे लगता है, अपने वजूद को साबित करने के लिए अधिकांश जगहों पर चुनाव मैदान में है और काफी जगहों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। ये स्थिति इस बार के चुनाव में दिखाई दे रही है साफ तौर पर। वो स्थिति मुझे अम्बेडकर नगर में दिखाई पड़ रही है, वो स्थिति हमें सुल्तानपुर में दिखाई पड़ रही है, वो स्थिति मुझे मछली शहर में दिखाई पड़ रही है। तो बहुत सारी जगहों पर तो सिद्धार्थ जी, आपने जो बताया उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी निकाल सकती है, बाकी की 10 सीटों पर वो बुरी तरह से फंसी हुई है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत जी, मुश्किल स्थिति और है। बल्कि आपके हिसाब से जो सोशल इंजीनियरिंग हुई है, बीएसपी का फैक्टर है, वो उसको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। जी, निश्चित तौर पर बीएसपी का फैक्टर इस चरण में, देखिए बीएसपी विडंबना है इस चरण में। बीएसपी वो कटवा पार्टी है और
ये निर्भर करता है कि बीएसपी कितना वोट काट रही है। जैसे जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी का पूरा गणित इस बात पर निर्भर करता है कि बीएसपी का प्रत्याशी जो यादव है, वो वर्तमान सांसद भी है, पिछली बार दोनों दलों के संयुक्त प्रत्याशी थे, वो कितने यादव वोट काट सकता है। तो इस तरह से बहुत, और अम्बेडकर नगर में इंडिया गठबंधन इस बात पर को देख रहा है कि बीएसपी का प्रत्याशी जो कि ब्राह्मण है, वो कितने ब्राह्मण मत ले जाता है। तो इस तरह से बीएसपी की स्थिति वोट कटवा है। दोनों दलों, दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया, ये अलग अलग जगहों पर इस बात को मना रहे हैं कि जो वोट कटवा पार्टी है वो कितने अधिक वोट काट ले पाती है, और इस पर उसकी सफलता निर्भर करती है। ये यही स्थिति लालगंज में भी है। लालगंज में ये देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अगर ठीक ठाक तादाद में वोट ले जाता है, तो शायद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए राह आसान हो जाए। अगर कम ले जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी दिखेगी। अभी तक ऐसा लगता है कि शायद ठीक है। जी सिद्धार्थ जी, आप ये सारा कुछ जातीय गणित के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन लोगों का रुझान कैसा दिख रहा है? जो रैली वगैरह हुई है, चाहे वो बीजेपी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, कांग्रेस की रैली हो रही हो, उनका क्या इम्पैक्ट दिख रहा है? किनके प्रति रुझान दिख रहा है? और जो एक ट्रेंड हम पहले चरण से देखते आ रहे हैं कि एक थोड़ा बहुत बीजेपी के खिलाफ लोगों का रुझान है, मतलब ठीक है, वो शुरू के चरणों में वैसा उभार या उफान नहीं दिखा, लेकिन अब क्या ये इलाका चूंकि मंडल बेल्ट ही माना जाता है, यहाँ क्या वो ज्यादा इम्पैक्ट करता दिख रहा है? देखिए, जो रैलियों की भीड़ है, निश्चित तौर पर इस बेतहाशा गर्मी का जो हाल चल रहा है, इस हाल में भी यही वो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में अखिलेश यादव की रैलियों में सर्वाधिक भीड़ देखी गई है। और वो भीड़ इस कदर की थी, कई जगहों पर भगदड़ की नौबत दिखाई पड़ी है, चाहे वो इलाहाबाद फूलपुर का इलाका हो या प्रतापगढ़ का इलाका हो, या जौनपुर में तो खैर उतना नहीं हुआ क्योंकि जौनपुर में भी भीड़ बहुत जबरदस्त रही है। तो रैलियों की भीड़ इस समय अखिलेश यादव की इस चरण में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ी है, और रैलियों में बड़ा जोश भी दिखाई पड़ा है। उसके मुकाबले अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में, ये एक देखने की बात है कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों में लोग आ रहे हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ को लेकर एक लोगों में एक क्रेज जो है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े बड़े, सारे बड़े नामों का मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री, इन सभी के मुकाबले योगी आदित्यनाथ की सभाएं छोटी छोटी जगहों पर भी रखी जाती है, वहां पर लोग आ रहे हैं उनको सुनने के लिए। लेकिन लोगों को ये भी मालूम है कि ये चुनाव के लिए चुनाव है, इसलिए शायद योगी आदित्यनाथ को सुनने देखने का जो क्रेज है वो क्रेज वोटों में उस कदर कन्वर्ट होता दिखाई नहीं पड़ेगा। और जो स्मार्ट सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव का है, उसके चलते उनकी सभाओं में इस बार जो मैंने देखा है कि नया ट्रेंड ये है। पहले होता था कि उनकी सभाओं में अल्पसंख्यक समुदाय का काफी हिस्सा आता था, इस बार वो हिस्सा, उसकी भागीदारी तमाम मुश्किल 10%, 20% नजर आती है। अन्य पिछड़ी जातियों की और नौजवानों की भागीदारी काफी दिखाई दे रही है। इससे मुझे लगता है कि ये चरण, ये अब तक के बीते हुए चरणों का सबसे खराब चरण जो है वो शायद साबित हो सकता है भारतीय जनता पार्टी। पहले भी ये चरण सबसे मुश्किल होता था, लेकिन इस बार थोड़ा और ज्यादा मुश्किल। मैं कुछ सीटों का जिक्र करना चाहूंगा जहां बहुत कम अंतर से हार जीत हुई थी पिछली बार, जैसे मछली शहर। बीजेपी के बीपी सरोज यहाँ करीब 150-200 वोट से ही जीते थे। इस बार यहाँ फिर क्या स्थिति होगी? जहाँ बीजेपी ने क्या रिकवर किया है कुछ, या फिर अब इस बार तो ये हाथ से जा रही है? देखिए, इस बार लोगों को उम्मीद थी कि जो बीपी सरोज हैं उनकी अलोकप्रियता को देखते हुए शायद उनका टिकट बदल दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी 2019 के मुकाबले काफी खराब हालत में यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। खुद भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, खुद भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि हमने कैंडिडेट को रिपीट करके गलती हुई है यहाँ पर। और हालांकि वहाँ वोट योगी के नाम पर मांगे जा रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट को लेकर यहाँ एक बड़ा होस्टाइल एटीट्यूड दिखा है। तो ये हालत जो है यहाँ बहुत ही खराब स्थिति है। और ये श्रावस्ती में बीएसपी के कैंडिडेट केवल 5000 वोटों से जीते थे बीजेपी से।
अब जी। बीएसपी कितनी फाइट दे रही है या ये मुकाबला भी बीजेपी बनाम सपा हो गया है? देखिए, बीएसपी के जो कैंडिडेट श्रावस्ती में चुनाव जीते थे, वो अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। हालांकि कोई उनकी छवि बहुत अच्छी वहां नहीं है, लेकिन उनके पीछे कुछ जातीय समीकरण इस तरीके से हैं कि उनका जो वो कुर्मी समुदाय से आते हैं, कुर्मी समुदाय के वोट और यादव वोट और अल्पसंख्यक वोट प्लस कुछ और पिछड़ी जातियों के वोटों को मिलाकर वो एक बार फिर बतौर सपा प्रत्याशी वो भारतीय जनता पार्टी के एक सबसे ताकतवर प्रत्याशी हैं। वो नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं, साकेत मिश्रा, जो पीएमओ में रहे हैं और इस समय राम जन्मभूमि न्यास में हैं। उनके बेटे हैं, एमएलसी भी हैं, वो उनको दर्जा प्राप्त मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। उनको एक कड़ी चुनौती देने की स्थिति में यहाँ पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है और कागजी आंकड़े जो है वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मजबूत बताते हैं। ये अलग बात है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ नौजवान है और उनको लेकर एक ग्लैमर है, तो इसलिए वो मुकाबला अभी भी यहाँ पर कड़ा ही है और बहुजन समाज पार्टी तो कहीं यहाँ पर फाइट में नहीं दिखती है। ये इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच में एक कड़े मुकाबले की स्थिति है। सुल्तानपुर का आप बता ही चुके हैं, मेनका गांधी केवल 15,000 वोटों से जीती थी और इस बार ये हार का मार्जिन बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। 50,000, 75,000, 1 लाख? नहीं नहीं, मुझे मेनका गांधी की स्थिति ऐसा शुरू में लगता था कि स्थिति इनकी ठीक होनी चाहिए, लेकिन जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आया और समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की वजह से मेनका की हालत थोड़ी नाजुक बनाई उसने। तो यहाँ का चुनाव भी पिछली बार की जैसा ही है। यदि मेनका गांधी चुनाव जीतती हैं तो भी तो बहुत भारी अंतर से नहीं जीतती हैं, या हो सकता है कि उन्हें कुछ दिक्कत का सामना करना पड़े। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 14 में से कितनी-कितनी सीटें किसको दे रहे हैं? आज की तारीख में अगर आप मोटे तौर पर अनुमान लगाएँ तो? देखिए, अगर बहुत रैशनैलिटी को अपने चरम पर रखा जाए तो भी 14 में से 7-7 सीटों की मुकाबले की स्थिति है। और अगर ग्राउंड की रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए और ये मान के चला जाए कि जैसा होस्टाइल एटीट्यूड कार्यकर्ताओं का है वो मतदान तक में अगर बना रहेगा, तो ये 7 की जो संख्या है इंडिया गठबंधन की, वो 8-9 तक जा सकती है। वरना आधे आधे का तो मुकाबला यहाँ पर है, क्योंकि शायद ही 1-2 सीटें अगर आप छोड़ दें तो कोई सीट ऐसी नहीं है जिस पर भारतीय जनता पार्टी दावा कर सकती है कि ये चुनाव हम तो जीत गए हैं। ये स्थिति इस चरण में अब हो गई है। ऐसा तो बीजेपी 2019 में नहीं था। जी, 2019 में ऐसा नहीं था। 2019 में कई सीटें थी जो उसका दावा कर सकती थी कि वो जीत सकती है। लेकिन इस बार ऐसा स्थिति में दावा करने की स्थिति शायद भारतीय जनता पार्टी एक आधी सीटों में भी नहीं इस तरह की स्थिति है। तो प्रतापगढ़ की सीट है या जौनपुर की सीट है, नरसिंह शहर की सीट है, अम्बेडकर नगर की सीट है, श्रावस्ती की सीट है। किसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी सुल्तानपुर इवन जो सबसे आसान हो सकती थी उसमें कराने, संत कबीर नगर, बस्ती, डुमरियागंज, कहीं पर भी यह दावा करने की स्थिति नहीं है कि ये सीट तो 100% भारतीय जनता पार्टी की, हर सीट उसको कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा। तो बीजेपी को अब तो मैक्सिमम 3-4 सीटों का नुकसान इस दौर के चुनाव में देख रहे हैं। 9 सीटें मिली थी, 1, 2, 3 कम हो सकती हैं। अदरवाइज वो मेंटेन भी कर सकती है अपनी टैली। मेंटेन करने की स्थिति में नहीं। अब हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन अंतिम दिन बहुत अच्छा रहा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने होस्टाइल कार्यकर्ताओं को अब तक समझा लिया होगा, तो हो सकता है कि वो उस टैली को मेंटेन करे, अन्यथा कम से कम न्यूनतम 1-2 सीटों का तो नुकसान इस चरण में वो साफ दिखाई देता है। क्या मुद्दों का खेल हुआ है? जो बीजेपी का जो मेन प्लैंक होता है वो काम नहीं कर रहा है, ना हिंदुत्व, ना राम मंदिर, ना मोदी जी चल रहे हैं और संविधान का आरक्षण का मसला ज्यादा गर्म हो गया है। क्या इसका इम्पैक्ट है? देखिए, इस चरण में तो ये सारी सीटें अयोध्या के चारों तरफ हैं। अम्बेडकर नगर से आगे बढ़ेंगे, अयोध्या में सीधे जाएंगे। श्रावस्ती सीट से आगे बढ़ेंगे, सीधे अयोध्या में घुसते हैं। बस्ती, संत कबीर नगर, सिमरियागंज, ये सब चारों तरफ, सुल्तानपुर, ये सब अयोध्या को घेरे हुए हैं। ये सारी सीटें अयोध्या की होती, लेकिन यहाँ पर राम मंदिर का मुद्दा वो कहीं पीछे चला गया है। यहाँ संविधान का मुद्दा, यहाँ पर जाति जनगणना, जो कि बहुत सारी जगहों पर नहीं सुनाई पड़ रहा था, यहाँ जाति जनगणना की बात चल रही है।
यहाँ पर जातियों की अनदेखी की बात चल रही है, यहाँ पर आरक्षण चला जाएगा इसकी बात चल रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं, महंगाई अग्निवीर और वो तमाम चीजें तो हैं ही अपनी जगह, लेकिन ये सब चीजों के मुद्दे यहाँ पर काफी हैं। शायद इसलिए इस चरण में भारतीय जनता पार्टी दो चीजों पर सबसे ज्यादा यहाँ पर फोकस कर रही है। एक तो कानून व्यवस्था पर और राशन के नाम पर। समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन ने 5 की जगह 10 किलो राशन की बात वो थोड़ा देर में कहनी शुरू की है। अब इस चरण में वो कई जगहों पर इस बात को उठा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि हमारा ये वादा है, और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बाकी और मुद्दे उनको काउंटर करने की, शायद 5 किलो राशन वो जो लाभार्थी वाला एंगल है उस पर ज्यादा वो काम करें। ये जो प्रधानमंत्री पिछले 10 दिनों से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उसका कोई इम्पैक्ट उधर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एक डुमरियागंज की सीट को अगर छोड़ दिया जाए, और डुमरियागंज में भी दोनों में से किसी ने कोई मुस्लिम प्रत्याशी भी नहीं दिया है, तो बाकी किसी भी जगह पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद जो है इस पूरे चरण में दो प्रमुख प्रतिद्वंदी, भाजपा की तरफ से तो प्रश्न नहीं उठता, इंडिया गठबंधन किसी ने कोई अल्पसंख्यक प्रत्याशी नहीं उतारा है। दूसरा यह है कि अल्पसंख्यकों की तादाद किसी भी सीट पर इतनी अधिक नहीं है कि वहां इस तरह की बातों से कोई ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा की जा सके या ऐसा कहीं होते हुए दिखे। तो इस तरह का ये जो हिंदू मुस्लिम का राज लगातार जो चल रहा है उसका कोई असर इस चरण में किसी भी सीट पर नहीं दिखाई देता है। यहाँ तक कि उन सीटों पर भी नहीं जहाँ पर 3-4 लाख 5 लाख के आसपास भी अल्पसंख्यक समुदाय के वोट हैं, वो आजमगढ़ है, श्रावस्ती है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है, जहाँ पर ठीक ठाक तादाद में वोट हैं, वहां भी इसका कोई असर दिखाई नहीं देता है कि ये हिंदू मुस्लिम नैरेटिव कहीं तो दिखाई दे रहा होगा। बड़ी सभाओं में कोई आपको उनकी बहुतायत नहीं नजर आती है, मंचों पर नहीं नजर आती है, तो एक तरीके से वो इशू वो भाषणों तक ही रह गया है, उसका जमीन पर कोई इस तरह खास तौर पर असर नहीं दिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, इस पूरे चरण का आकलन करने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।